Hello everyone, Namaste. It's Dr. Shruti Mathur. I am past life regression therapist, healer and life coach. और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा because I have a huge announcement to make. So friends, in today's video, I have taken a topic. This is why is it important to heal emotional trauma? और ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है? Because I have assisted over 500 individual in resolving various emotional issues. और अगर आप YouTube पे जाएंगे, you will get 50 high quality video feedbacks. It's actually a success stories. अगर आप Google reviews पे जाएंगे, I have 150 5-star rating Google reviews. और जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको उनको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि कितना दिल से लोगों ने इतने प्यार से और दिल से उन रिव्यूज़ को लिखा है. अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप पर फीडबैक्स देते हैं. तो वहाँ पे आपको 300 से भी ज़्यादा हार्ट टचिंग फीडबैक्स मिलेंगे जिसमें लोगों ने अपनी स्टोरीज़ शेयर करी है. सो व्हाट इज़ इमोशनल ट्रॉमा? इमोशनल ट्रॉमा को हम साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी कहते हैं एंड इट अफेक्ट्स द मेंटल एंड इमोशनल वेल बींग्स. हमारी जो मेंटल इमोशनल हेल्थ होती है इस ट्रॉमा की वजह से बहुत अफेक्ट होती है. और अगर देखें कि इसकी कॉज क्या है, किस वजह से ये इमोशनल ट्रॉमा किसी के भी अंदर आता है, उसका रीज़न होता है कि इस पर्सन ने अपने पास्ट में बहुत ही इस तरह के इवेंट्स को फील किया होता है. या कुछ इवेंट्स ऐसी लाइफ में ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अंदर एक स्ट्रेस अंदर लॉक हो चुका होता है. तो किसी की भी लाइफ में अगर बहुत ही ओवरवेलमिंग डिस्ट्रेसिंग इवेंट हुए हैं, एक इवेंट किसी की लाइफ में तो एक ही इवेंट बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है और किसी किसी की लाइफ में तो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं. तो जब किसी की लाइफ में एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं या सिंगल इवेंट होता है, उसकी वजह से ये ट्रॉमा अंदर लॉक होता है, क्रिएट होता है. और इस ट्रॉमा के अब हम देखेंगे कि इस ट्रॉमा की वजह से इसके इफ़ेक्ट क्या क्या हैं. कोई भी ऐसा पर्सन जिसके अंदर इमोशनल ट्रॉमा अंदर लॉक है, वो पर्सन ऑब्ज़र्व करेगा ऑल ऑफ सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, अचानक से बहुत तेज़ गुस्सा आ जाना, अपने अंदर एक बिटरनेस फील होना, कभी डीप सैडनेस में चले जाना, लोनलीनेस फील होना, एम्प्टीनेस महसूस होना जो धीरे धीरे नमनेस में कन्वर्ट हो जाती है. तो किसी को सारे सिम्टम्स भी हो सकते हैं, किसी को 1-2 सिम्टम्स भी हो सकते हैं ये सब. लेकिन जब भी ये होते हैं बहुत हायर लेवल पर होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई स्मॉल लेवल पर हो, बहुत हाई स्केल में ये होते हैं. And the person is unable to release, forgive and forget the bitter, hurtful and shocking past. ऐसे पर्सन जो होते हैं उनको कई बार बैठे बैठे अचानक पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज़ एकदम फ्लैशबैक होती हैं, ठीक है, जो भी ट्रॉमा हुआ था. और जब भी वो मेमोरीज़ फ्लैशबैक होती हैं तो बहुत कुछ उनके अंदर ट्रिगर करती हैं. रात को सोने में दिक्कत आती है, डिफ़िकल्ट स्लीपिंग होती है, अक्सर अपने अंदर गिल्ट फील करते हैं, शेम फील करते हैं, सेल्फ ब्लेम करते हैं खुद को, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियस एंजॉयड एक्टिविटीज़. जो भी काम करना पहले बहुत अच्छा लगता था, अब उनको देखने से भी कुछ महसूस नहीं होता, उसमें इन्वॉल्व होने में भी बिल्कुल उनकी इच्छा ख़त्म हो जाती है. कंसंट्रेट नहीं कर पाते, डिसीजंस नहीं ले पाते और मूड बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेशन होता है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इमोशनल ट्रॉमा का मेन कॉज़ क्या है कि लाइफ में ऐसे इवेंट्स होना या सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होना जो किसी भी पर्सन के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल थे. तो ये इवेंट्स कब कब होते हैं, कहाँ कहाँ कब कब ये इवेंट्स हुए हैं और जिसका हमारे अंदर, हमारी साइकोलॉजी के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अभी भी असर है. तो पहला एरिया है चाइल्डहुड, दूसरा एरिया है रिलेशनशिप और तीसरा एरिया है, द थर्ड एरिया इज़ पास्ट लाइफ्स एंड एंसेस्टर्स. तो जब भी पास्ट लाइफ की बात करते हैं हम, तो हम पास्ट लाइफ सोचते हैं कि ओके पास्ट लाइफ मीन्स ओनली डेथ के पहले वाली लाइफ, लेकिन उतना ही पास्ट नहीं है. पास्ट का मतलब होता है आज के दिन से पुराना जितना भी हमारा जीवन है, पिछला जीवन, वो सब कुछ पास्ट है. तो पास्ट की जब हम बात करते हैं तो चाइल्डहुड एक बहुत बड़ा एरिया है. चाइल्डहुड में जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, जो भी हमने अपने अंदर एज अ चाइल्ड ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स फील किए हैं, अब हमें भले ही कॉन्शियसली नहीं याद कि भाई उस वक्त क्या क्या हुआ था, लेकिन सब कॉन्शियसली वो सब कुछ अंदर लॉक्ड रहता है. तो मुझे याद है मेरी एक क्लाइंट थी, तो उसको अचानक से कभी भी रोना आ जाता था और बहुत ज़्यादा परेशान थी वो. तो जब मैंने हिस्ट्री ली तो देखा कि उसका एक्चुअल में चाइल्डहुड में काफ़ी ट्रॉमा था
उसके पेरेंट्स की बचपन में डेथ हो गई थी, तो उसका पूरा बचपन ऐसे निकला था, कभी मौसी के घर किसी ने छोड़ दिया, कभी बुआ के घर किसी ने छोड़ दिया, कभी चाचा के घर छोड़ दिया, कभी मामा के घर छोड़ दिया। तो जहाँ भी वो जाती थी उस बेचारी की एनर्जीज ऐसी थी कि हर जगह उसको और भी मतलब जो कहते हैं ना, एक बच्चे को जो प्यार चाहिए होता है वो प्यार तो खैर मिलता नहीं था, लेकिन उल्टा और उसके संग और ट्रॉमा हो गया। उसके साथ इनफैक्ट सेक्सुअल अब्यूज़ तक हुआ कि एक किसी के घर में, क्लोज रिलेटिव के घर में। तो चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक था। तो जब हमने उसके पूरे चाइल्डहुड पर वर्क किया, उसको पूरा क्लियर किया, उसके बाद वो बहुत पीसफुल, हैप्पी, और वो जो उसको कंटिन्यूस जो रोना आता था वो उसका सारा क्लियर हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट एरिया आता है रिलेशनशिप। हो सकता है किसी का चाइल्डहुड अच्छा रहा हो, लेकिन रिलेशनशिप में उसको काफ़ी उसने स्ट्रेसफुल इवेंट्स देखे हों, ठीक है। अब वो हो सकता है रिलेशनशिप में स्पेशली मैरिज में बहुत ही अब्यूज़िव मैरिज हो, फिज़िकल अब्यूज़ हुआ हो शादी में, या इनफिडिलिटी का केस हो। तो जब भी कोई पर्सन जो अपने स्पाउस के लिए से बहुत कनेक्टेड है और जिसको बहुत फर्म फेथ है कि भी उसके स्पाउस उससे बहुत प्यार करते हैं, जब ऑल ऑफ अ सडन ये ट्रुथ सामने आता है कि उसके जो पर्सन है किसी और के साथ अटैच्ड है या किसी और के लिए सोच रहे हैं, तो जो भी हस्बैंड है या वाइफ है उसके लिए ये बहुत ही शॉकिंग स्टेज होती है। और ये जो शॉक होता है वो अंदर इस तरह से लॉक हो जाता है, जिसके लॉक होने की वजह से पर्सन को बहुत ज़्यादा, जिसने भी रिलेशनशिप ट्रॉमा जिसको भी रहा है इनफिडिलिटी की वजह से, या किसी के हस्बैंड या वाइफ बहुत ज़्यादा फिज़िकली अब्यूज़ करते हैं, तो ये वो स्ट्रेसफुल इवेंट्स अंदर होते हैं जो हमारी एनर्जी फील्ड में बहुत सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, और इसकी वजह से भी पर्सन बहुत डिस्टर्ब रहता है, इमोशनली एक्सट्रीम लेवल पर डिस्टर्ब रहते हैं और अपने डे टू डे लाइफ के काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट एरिया आता है पास्ट लाइफ्स। तो क्या है कि हमारी जितनी भी साइकेट्री है, मेडिकल साइंस है, तो वो रिलेशनशिप को हील करते हैं, वो उनको पता है, चाइल्डहुड को हील करते हैं, लेकिन ये जो पास्ट लाइफ ये अब स्पिरिचुअल साइड आ गई, ठीक है। तो इसीलिए मेरे तो बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट हैं जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि वो अपने ही सब्जेक्ट में अपनी लाइफ को नहीं हील कर पाए, और वो खुद ही इतने परेशान थे कि उन्होंने कहा कि मैम हम खुद ही इतने परेशान हैं, हम अपने पेशेंट्स को कैसे हील करें, क्योंकि हम खुद ही बहुत परेशान हैं। तो जब उनके साथ मैंने सेशंस किए तो उनके तो खैर प्रेजेंट लाइफ में तो थे ही उनके ट्रॉमास, लेकिन पास्ट लाइफ में बहुत कुछ था। तो हो सकता है कई बार किसी पर्सन का चाइल्डहुड अच्छा है, किसी पर्सन की मैरिड लाइफ अच्छी है, लेकिन सब कुछ अच्छा होते हुए भी वो पर्सन कहता है यार सब कुछ तो अच्छा है मेरी लाइफ में, फिर भी मुझे ये एम्प्टीनेस क्यों फील होती है, फिर भी मैं इस तरह से फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन सम वीमेंस हु आर एक्चुअली वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी प्रिटी, लेकिन वो बहुत अपने अंदर इनसिक्योरिटी फील करती थी। तो जब हमने उनके पास्ट लाइफ में जाके देखा तो पता चला कि पास्ट लाइफ में एक्चुअली वो इनसिक्योरिटी क्रिएट हुई थी, क्योंकि पास्ट लाइफ में वो अपने अंदर जो है एक उनके अंदर कॉम्प्लेक्स था, उनका या तो उनके फीचर्स अच्छे नहीं थे, या उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन था, या जिस भी वजह से उन्होंने अपने अंदर एक कुंठा पाल रखी थी कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। तो इस जन्म में वो अच्छी दिखते हुए भी वो इनसिक्योरिटी उनके मन के अंदर थी। तो ये तो खैर एक पर्टिकुलर केस हुआ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो आपका जो ट्रॉमा है पर्टिकुलर जिससे भी आप डील कर रहे हैं रिलेशनशिप का, वो आपकी पास्ट लाइफ से भी आ सकता है। तो पास्ट लाइफ विजिट करना, वहाँ जा कर के उन स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को ढूंढना, वहाँ से इमोशनल स्ट्रेस को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो पास्ट लाइफ इज़ द एरिया जहाँ किसी को भी जहाँ पे इवेंट्स क्रिएट होते हैं, और वहाँ पे ही जा कर के हम उनको क्लीन अप कर सकते हैं। तो जो लोग स्पिरिचुअल लोग हैं आप उनको पास्ट लाइफ बोल लीजिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन बोल लीजिए कि भाई उसके थ्रू कर सकते हैं, और जो स्पिरिचुअल नहीं है वो उसको एक स्टोरी टेलिंग सेशन कह सकते हैं, ठीक है, कि स्टोरी के थ्रू अपने आप को वो स्टोरी को बता रहे हैं और स्टोरी के थ्रू उनकी हीलिंग हो रही है। तो जो भी जिसको जैसे भी कंफर्ट लगे, लेकिन ये ज़रूर है कि इस एरिया से ट्रॉमा को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट एरिया आता है एंसेस्टर्स। अभी क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम तो खैर हमारी ही प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम एंसेस्टर्स को रहती हैं। यानी कि एंसेस्टर यूजुअली दो टाइप के एंसेस्टर्स होते हैं। एक एंसेस्टर्स वो होते हैं जो हमारी ब्लड लाइन के हैं, और दूसरे एंसेस्टर्स जो दूसरे की ब्लड लाइन के हैं।
तो जो हमारे एंसेस्टर यानी हमारा फैमिली ट्री, यानी हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, और अगर उनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसफुल इवेंट्स हुए हैं और वो उन इवेंट्स को बिना रिजॉल्व करे उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या होता है कि वो अदर रेल्म से इमोशंस को इसलिए हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अपने जीते जी, अपने ज़िंदा रहते हुए अपने इमोशंस को हील नहीं करा, तो डेथ के बाद आप फिर इंसान बहुत परेशान होता है, सोल बहुत परेशान होती है, और फिर वो क्या करती है, अपने सारे इमोशंस ट्रांसफ़र करती है अपनी फ्यूचर जनरेशन को जो अर्थ पे है, क्योंकि वो एक नॉर्मल चीज़ है ना, जैसे कहते हैं ना सर्वाइवल के लिए कुछ भी इंसान करता है, ठीक है। किसी इंसान को आपने बहुत दिनों से भूखा रखा है और सामने खाना है और दो लोग हैं, तो दूसरे को मार के खा जाएगा वो खाना, अगर एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका है कोई। तो यही चीज़ एंसेस्टर्स के साथ होती है। तो ऐसी सोल जो अपने जीते जी रहते हुए अपने इमोशंस को, अपने लाइफ के डिस्ट्रेसफुल इवेंट्स को बिना हील करे ही जिनकी डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद वो अपने ट्रॉमास को, अपनी नेगेटिविटी को, अपने अपने सारी जो है प्रॉब्लम्स को अर्थ पे जितने भी जो उनकी फ्यूचर जनरेशन है उनको सेंड करती है, और अचानक से वो पर्सन के लाइफ में बहुत कुछ होने लग जाता है। उसके तबीयत ख़राब होने, हेल्थ इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, मतलब लाइफ हेल बन जाती है उस पर्सन की, क्योंकि वो एंसेस्टर्स अपने ट्रॉमास उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो एंसेस्टर्स को हील करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब कोई इंसान अपनी हीलिंग करता है तो उस हीलिंग का इफ़ेक्ट उसके एंसेस्टर्स को भी मिलता है। तो उस हीलिंग की इफ़ेक्ट से उसके एंसेस्टर्स हील होते हैं, वो जनरेशन हील होती है। इसीलिए हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इंडिपेंडेंस की, इमोशनल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो यूजुअली हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि इमोशनल इंडिपेंडेंस कितनी ज़रूरी है। जितनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़रूरी है, उतनी इमोशनल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, और वो तब तक नहीं हो सकती जब तक आपने अपनी लाइफ के ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स को हील नहीं करा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आपकी लाइफ है, आप इस अर्थ पे हैं, तब तक आप अपने जितने इमोशंस को हील कर सकते हैं कर लीजिए, नहीं तो मरने के बाद आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को परेशान करने वाले हैं, ठीक है। और जिनके ऑलरेडी एंसेस्टर्स जा चुके हैं, अब उनके पास एक्चुअल में कोई वे नहीं है, वो अटके हुए हैं, उनकी प्रोग्रेस अटकी हुई है, तो आपको परेशान करने के पीछे उनका रीज़न यही है कि भाई आप कुछ करो, अपने आप को हील करो, और जब आप अपने आप को हील करोगे तो उनकी हीलिंग होगी, ठीक है। तो ये होती है लेकिन हमारी ब्लड लाइन के एंसेस्टर्स को, जो हमारा एंसेस्टर ट्री है। सेकेंड एंसेस्टर जो होते हैं, ये वो एंसेस्टर्स हैं जो हमारी ब्लड लाइन के नहीं है, ठीक है। यानी कि आप इनका दूसरा नाम अपने स्पिरिट्स दे सकते हैं, जो यूजुअली रैंडमली एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं। क्या है ना, आजकल जैसे नॉर्मली क्या होता है, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, जिन्होंने एक्चुअल में बिल्कुल फोकस ही नहीं करते, जिनकी अपनी हीलिंग फोकस ही नहीं है उनकी लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी हीलिंग बिल्कुल फोकस नहीं है, तो क्या होता है जब इनकी डेथ होती है, तो डेथ के कुछ टाइम तक हमें ऊपर जाने के लिए हमारा गेट ओपन रहता है कि हम अपनी प्रोग्रेस के लिए ऊपर जाएं। तो ये लोग क्या, इतना अटैचमेंट होता है, ये वहीं अर्थ रेल में ही अटक के रह जाते हैं, ठीक है। वो जो गेट खुलना था वो बंद हो जाता है कुछ टाइम बाद, फिर वो अर्थ पे ही अटक के रह जाते हैं। तो अब वो फ्री स्पिरिट्स हैं, घूमते रहते हैं ऐसे, और परेशान तो होंगे। अगर आपने अपने लिए कुछ नहीं करा तो आप परेशान तो होने ही वाले हैं। तो फिर वो स्पिरिट्स पूरा घूमती रहती हैं अर्थ रेल्म पे, और किसी के भी साथ रैंडमली कभी किसी के भी साथ अटैच हो जाती हैं, लेकिन हर किसी के संग नहीं अटैच हो सकती। वो उन्हीं के साथ अटैच रहती हैं जिनके वाइब्रेशंस बहुत लो होते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेशंस? वाइब्रेशंस लाइक इमोशंस। दो तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, लो वाइब्रेशंस एंड हाई वाइब्रेशंस। हाई वाइब्रेशंस मतलब वो जो लोग ज़्यादातर 24 आवर्स में मैक्सिमम टाइम हैप्पी रहते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो जो हाई वाइब्रेशंस की सोल होती हैं, जो मैक्सिमम टाइम इन इमोशंस में रहती हैं, उनके साथ ये स्पिरिट्स अटैच नहीं हो पाती। लेकिन जो लो वाइब्रेशंस में रहती हैं, ठीक है, ज़्यादातर सैड, डिप्रेस्ड, रिवेंजफुल, हर्टफुल, तो इनके साथ अटैच होना इनका बहुत लो वाइब्रेशन होते ही
उन्हें स्पेस मिल जाता है किसी के भी ऑरा में एंटर होने के लिए, ठीक है। इसीलिए भी आप समझ रहे हैं क्यों इम्पॉर्टेंट है ट्रॉमा को हील करना। अगर आप ट्रॉमा को हील करते हैं तो आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ऑरा को पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये हमारा 4th एरिया था, ठीक है। तो ये हील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी ट्रॉमा होता है तो ट्रॉमा हमारे बॉडी के अंदर स्टक हो जाता है। तो ये हम देख सकते हैं कि जो हमारी सोल है, हमारे सोल के ऊपर 5 टाइप्स की बॉडी होती है। पहला टाइप है आनंदमय कोश, सेकंड मनोमय कोश। आनंदमय कोश को हम फूड बॉडी बोलते हैं, मनोमय कोश को मेंटल बॉडी, प्राणमय कोश एनर्जी बॉडी, विज्ञानमय कोश विजडम बॉडी, आनंदमय कोश ब्लिस बॉडी। तो सोल के ऊपर ये 5 शीट्स होती हैं, 5 टाइप्स की बॉडी होती है। तो जो भी हमने हमारे चाइल्डहुड का ट्रॉमा हुआ, ठीक है, हमारी पास्ट लाइफ्स का ट्रॉमा हुआ, इंसेस्टर का ट्रॉमा हुआ, रिलेशनशिप का ट्रॉमा हुआ, इनफैक्ट वूम में भी कई लोगों को ट्रॉमा होता है। तो ये जितने भी ट्रॉमाज हैं ये क्या होते हैं, ये स्टक हो जाते हैं हमारी एनर्जी बॉडी में। एनर्जी बॉडीज, ये जो 5 बॉडीज़ हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी एनर्जी बॉडी होती है, एनर्जी एंड मेंटल बॉडी। तो एनर्जी एंड मेंटल बॉडी में एनर्जी बॉडी जो कि मेरिडियंस की बनी होती है, जब इसमें ट्रॉमा स्टक हो जाता है तो उसकी वजह से एनर्जी बॉडी के अंदर जो प्राण फ्लो होता है ना, व्हाट इज़ प्राण? प्राण इज़ अ वाइटल फोर्स। जब तक हमारे अंदर हमारी मेरिडियंस, जो कि एक पाइप तरह का, एक आर्टरी की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, पाइपलाइंस होती हैं, मेरिडियन इनविजिबल पाइपलाइंस होती हैं और जिसके अंदर प्राण फ्लो होता है। तो अगर जब भी हमारे अंदर हमारी लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ है, अब भले हमें कॉन्शियसली याद नहीं है, लेकिन अंदर जा कर के वो इस फ्लो को ब्लॉक कर देता है। और जब भी ये फ्लो ब्लॉक हो जाएगा, आप अपनी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस ब्लॉक को ओपन करके इस फ्लो को आपको आगे बढ़ने देना है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको क्लीन करें। तो क्या होगा अगर कोई अपनी हीलिंग को पोस्टपोन करता चला जाए, ठीक है, अपनी इमोशनल ट्रॉमा को हील नहीं करे, क्योंकि हम लोग तो हमेशा ही ऐसे करते हैं। हम लोग बाकी जगह सब जगह टाइम, मनी सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं, पर जहाँ हेल्थ की बात आती है तो वहाँ हम पोस्टपोन करते हैं। स्पेशली अगर इमोशनल चीज़ है और आपने इमोशनल ट्रॉमा है, इमोशनल इश्यूज़ हैं, आपने उसको परसिस्टेंट रखा, ठीक है, आपने उसको हील नहीं करा, तो इससे आपकी ओवरऑल लाइफ इम्पैक्ट होगी, कंप्लीट लाइफ आपकी इम्पैक्ट होगी। हर इमोशनल ट्रॉमा, हर लाइफ का हर एक वो इवेंट जो हमारे लिए बहुत स्ट्रेसफुल था, हमारे अंदर कुछ ट्रिगर्स क्रिएट करता है। तो अगर आपने अपने ट्रॉमास को हील नहीं करा है, वो चाहे कहीं से भी आ रहे हों, उन इवेंट्स को आपने हील नहीं करा है, तो आपके ट्रिगर्स ऐसे हो जाते हैं कि कुछ भी, थोड़ा भी कुछ हो जाएगा, आप जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल घाव हरे हो जाना, वो वाली चीज़ होती है। तो ट्रिगर जो होता है इतने ज़्यादा रहते हैं कि पर्सन बहुत सेंसिटिव हो जाता है उनके लिए और वो बार बार रिएक्ट करता है। देन इम्पेयर्ड कोपिंग मैकेनिज्म, क्योंकि आपने अपने आप को हील नहीं करा, आपने कोई हीलिंग टेक्निक नहीं सीखी किसी के अंडर, किसी के प्रॉपर गाइडेंस के अंडर, तो उससे क्या होता है कि फिर इंसान को, क्योंकि ये तो पता नहीं है कि इसको हील कैसे करना है, तो अनहेल्दी वे में लोग उसको कोप अप करते हैं, ठीक है। कई लोग एडिक्शन में चले जाते हैं, किसी का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है टू मैनेज देयर इमोशंस। थर्ड इज़ मेंटल हेल्थ इश्यूज़। जितना भी इमोशनल ट्रॉमा अंदर बंद है, जितने भी वो अंदर स्पेसिफिक इंसिडेंट बंद है, उसकी वजह से ये आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने एंजाइटी 25 ईयर ओल्ड एंजाइटी विद इन 2-3 मंथ्स क्लीन कर ली, ठीक है, डिप्रेशन क्लियर कर लिया। तो बहुत अच्छे लोगों को रिजल्ट मिले हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने लिए स्टैंड लें। दैट फिज़िकल हेल्थ इम्पैक्ट, देखिए, जब हमारी जो बॉडी है, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, जब इनके अंदर नेगेटिव इमोशन या वो नेगेटिव इवेंट या वो ट्रॉमा जब लिमिट से एक्सेस हो जाता है और बॉडी उसको संभाल नहीं पाती, तो वो सारा का सारा जो ट्रॉमा है वो फिज़िकल बॉडी में ट्रांसफ़र कर देती है और उसकी वजह से जो भी पर्सन है उसको फिज़िकल इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सबसे बड़ी तो इम्पॉर्टेंट बात है कि इम्यूनिटी इससे बहुत अफेक्ट होती है, उसकी वजह से पर्सन बार बार बीमार पड़ता है और इनफैक्ट
इस दुनिया में जितनी भी डिसीज़ेज़ हैं, मोस्टली हर सारी की सारी डिसीज़ेज़ साइकोसोमेटिक है, ठीक है? सब कुछ इमोशन से ओरिजिन है, सब हर डिसीज़। तो अगर किसी को जो भी बीमारी है, उसके पीछे जाकर उसको देखना चाहिए कि कहाँ पर उसने अपनी लाइफ में इमोशनल ट्रॉमा को अपने अंदर लॉक किया है। जिसको भी इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। तो इमेजिन करिए कि कोई पर्सन है जिसके पास बहुत फुल पोटेंशियल है, जो एंड आई डोंट थिंक सो कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी पर्सन है जिसके अंदर फुल पोटेंशियल नहीं है वो सब कुछ करने का, जिससे हमारा फाइनेंशियल फ्लो इम्प्रूव हो। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा पर्सन कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अंदर ट्रॉमा जो इतना ज़्यादा इकट्ठा है। तो फाइनेंशियली भी कुछ भी लाइफ में करने के लिए आपको एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, आपको एक्शन लेने पड़ते हैं, आपको एक स्टेबल माइंड चाहिए। तो वो जो स्टेबल माइंड है वो उस पर्सन का नहीं हो पाता, और इस वजह से उसका जो है फाइनेंशियल एरिया वो भी इम्पैक्ट होता है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इमोशनल ट्रॉमा क्या है, और इसको हील ना करने से हमारी लाइफ में कितनी तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और ये कितना अर्जेंट है हील करना। मतलब जिस चीज़ को हमने सबसे ज़्यादा पीछे की तरफ रखा हुआ है, पोस्टपोन किया हुआ है, हम अदर चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे अर्जेंट है, जो किसी को भी हील करना चाहिए। अगर उसको अपनी लाइफ में अच्छा मनी फ्लो चाहिए, अगर उसे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, अगर उसको अपनी लाइफ में पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो दिस इज़ लाइक अर्जेंसी। ये आपको सबसे पहले फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी अपने कामों में रखना चाहिए, और इसको हील करने के 2 वेज़ हैं। द फर्स्ट इज़ सेल्फ एफर्ट्स, ठीक है? यानी आप खुद ही अपने वे में जाकर अपनी रिसर्च करके, अपने सेल्फ एफर्ट्स लेकर के अपने आप को हील करें। तो आई रिमेंबर जब मैं अपनी लाइफ के ट्रॉमा से गुज़र रही थी, तो मैंने खुद ही अपना बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, मुझे 1 से 3 साल लग गए, सब इतना ज़्यादा उसमें पढ़ना पड़ा, इतनी सारी मैं स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती थी। अच्छा, मेरा तो खैर इंटरेस्ट था, तो मुझे इतना ज़्यादा ये भी नहीं लगता था कि ओके कि मैं कुछ एफ़र्ट ले रही हूँ, ठीक है? लेकिन अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो उसको तो वाक़ई में बहुत एफ़र्ट लगेंगे, ठीक है? लेकिन इंटरेस्ट होते हुए भी मुझे, और मेरी इनबिल्ट आप कह लीजिए कि इस चीज़ एरिया में कुछ शुरू से ही कुछ था, मतलब जो है एक एक्सपर्टीज़ आप बोल लीजिए। पर उतना होते भी मुझे 3 साल लग गए अपने आप को हील करने में, अपने आप को क्लीन अप करने के लिए। लेकिन फिर भी उतना भी मेरे लिए सफिशिएंट नहीं था। उसके बाद देन आई हैव लाइक स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन डिफरेंट पेड वर्कशॉप्स, क्योंकि वो एक कंप्लीट हीलिंग नहीं आ पाती, ठीक है? बट द थिंग इज़ ओके, सेल्फ एफर्ट से भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है, पर ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन फ्री प्रोसेस है ये। दूसरा तरीका है सीकिंग असिस्टेंट फ्रॉम एन एक्सपर्ट। आपकी कोई भी जो एक्सपर्ट है, आप उसकी हेल्प से अपने ट्रॉमास को क्लीन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। तो वहाँ पे वो लोग मेडिसिन्स देते हैं, काउंसलिंग करते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जिन्हें मेडिसिन काउंसलिंग पसंद नहीं होती, ठीक है? लाइक नॉर्मल काउंसलिंग होती है नॉर्मल वेज़ में, और या मेडिसिन नहीं लेना चाहते। सो नेक्स्ट जो एरिया है वो स्पिरिचुअल वे है, कि आप स्पिरिचुअल वे में जाकर अपने आप को हील करें। लेकिन असिस्टेंट जो भी एक्सपर्ट है, वो चाहे साइकेट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, स्पिरिचुअल हीलर हो, ठीक है, इट्स अ पेड सेशन, ये फ्री नहीं है, ठीक है? बट इसके बेनिफिट क्या है कि सेल्फ एफर्ट से जिस चीज़ को हील करने में कई बार लोग तो 15-15 साल भी अटके रहते हैं, ठीक है? मैंने अपने सेशंस में देखा है कि लोग उसी प्रॉब्लम से, एक तो लेडी थी वो 50 ईयर्स से परेशान थी, ठीक है? 50 साल से, इमेजिन 50 साल से किसी प्रॉब्लम से परेशान होना कितना ज़्यादा ट्रॉमेटिक किसी के लिए हो सकता है। और वो जो 70 साल की उम्र में पहुंची, तब उन्होंने कहा कि दिस इज़ व्हाट, उनके जो वर्ड थे कि भाई श्रुति, मैं ये नेक्स्ट लाइफ में कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, और मुझे अभी हील करना है। तो बस हमने उनके साथ बैठकर, मैंने सारा प्लान उनके साथ क्रिएट किया, और हमने मिलकर काम किया, और 3 महीने के अंदर, विद इन 3 मंथ, वो उस ट्रॉमा से क्या, जितने भी ट्रॉमा थे उन सब से वो फ्री हो गई। और आज तक वो मुझे कितने, कम से कम 8 से 10 उनके फीडबैक्स मेरे पास आ चुके हैं, इतना वो थैंक यू बोलती हैं। बट मुझे इतनी खुशी होती है कि उस एज में भी उन्होंने अपने आप को हील करने के लिए सोचा। ओके, तो ये फ़र्क होता है कि किसी भी फील्ड का जो एक्सपर्ट होता है, उसने ऑलरेडी उस सब्जेक्ट को पढ़ने में इतना टाइम लगाया हुआ होता है, इतनी मेहनत करी हुई होती है। उस पर्सन ने खुद ही लाखों रुपए खर्च किए हुए होते हैं दूसरों से सीखने में,
तो उनके पास हर चीज़ का एक इजेंस होता है, ठीक है। और वो आपको बिल्कुल एक शॉर्टकट, एक ऐसा प्लान दे देते हैं, अगर आप उस प्लान के अकॉर्डिंग चलिए तो बस जो चीज़ सालों की होती है वो विद इन मंथ, ठीक है। तो कोई भी जो एक्सपर्ट होता है इस फील्ड का, वो आपको 1 to 5 मंथ्स के अंदर आपको कंप्लीट आपका जो भी ट्रॉमा है उससे आपको उसको रिलीज़ करने में आपकी हेल्प कर देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा मुझे कई बार लोगों से मुझे ये सुनने में आता है, या लोग कई बार पूछते हैं कि वाई इट इज़ पेड। क्या होता है कि अगर कहीं और इंसान को फ़ीस देनी पड़े तो वो नहीं सोचता, लेकिन जब बात स्पिरिचुअल हीलर की आती है, उनको फ़ीस देने की बात आती है, तो वो कहते हैं कि भाई पेड क्यों है, फ्री क्यों नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले ये चीज़ एक सिंपल लॉजिक से समझिए कि हम किसी से ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम उनको बैठ कर के अपना सारा ट्रॉमा सुनाएं, ठीक है। क्योंकि हर एक ट्रॉमा जो होता है वो एक एनर्जी फील्ड होती है, एक इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है। जैसे इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है ना, कितना डिफ़िकल्ट है क्योंकि आप किसी इन्फेक्शियस डिसीज़ में जाओ, कितना अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं ली रखी है, कुछ है, तो कितना हार्मफुल होता है किसी पर्सन के लिए। तो किसी का भी ट्रॉमा सुनना एक बहुत ही ज़्यादा एक उसी तरह से है कि किसी हम इन्फेक्शियस डिसीज़ में जा रहे हैं, और जो भी पर्सन आपका ट्रॉमा सुन रहा है वो उसकी एनर्जी भी पूरी कंप्लीटली ड्रेन होती है। कभी आपने घर में भी आप देख लेना कि जिस दिन आपके घर में कोई पर्सन आए, आपके सामने बैठ के अपना पूरा रोना रो दे, ये हुआ, उस दिन देखना आप कितना लो फील करेंगे, कितना डाउन फील करेंगे, ठीक है। तो ये जो एक स्पिरिचुअल हीलर होता है, ठीक है, आप वो बैठकर आपका सारा ट्रॉमा सुनता है, आपको सोल्यूशन देता है, उसमें कितनी उसकी एनर्जी, कितना उसका टाइम, सब कुछ जाता है। तो आपकी एनर्जी फील्ड में आकर के, ठीक है, आपकी सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करना, आपको पॉजिटिविटी देना, और आपकी जो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करी है, इस नेगेटिविटी का असर उस पर्सन की खुद की मेंटल हेल्थ पर होता है, फाइनेंशियल हेल्थ पर होता है, रिलेशनशिप पर होता है। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई हमको फ्री में कर दे, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल लॉजिक हुआ कि क्यों फ़ीस जो है ज़्यादा कम, या वॉट एवर इज़ द फीस, ठीक है, कि कोई क्यों ये सेशंस फ्री क्यों नहीं होते, पेड क्यों होते हैं। तो ये था सिंपल लॉजिक। सेकंड इज स्पिरिचुअल लॉजिक। स्पिरिचुअल लॉजिक क्या है, किसी से भी फीस लेने का, ठीक है। स्पिरिचुअल हीलर क्यों फीस लेते हैं, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में व्हाट इज़ मनी। मनी इज़ अ प्योर डिवाइन एनर्जी ऑफ गॉड, ठीक है, भगवान की शक्ति है मनी। तो स्पिरिचुअलिटी में आप तब तक आगे, यूजुअली क्या होते हैं ना, स्पिरिचुअल लोग मनी के बड़े अगेंस्ट होते हैं, उनके लिए मनी को लेके इतने नेगेटिव बिलीव्स होते हैं जो मैं काउंट भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो स्पिरिचुअल लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है, मनी डिवाइन एनर्जी है गॉड की, और इसको समझे बगैर, इसको रिस्पेक्ट करे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमने क्या करा हुआ है, हम सभी लोगों ने ऐसी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स हम लोगों ने जी हुई है जहाँ पे हम चोरी करते थे, डकैती करते थे, ठीक है, या हमने मनी को डिसरिस्पेक्ट किया है। यानी हमारे पास बहुत सारा पैसा था पर हमने कहा ओह मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, ठीक है, इट्स अ वेस्टेज, या कुछ भी, यानी डिसरिस्पेक्टेड मनी, या नॉट यूजिंग वाइजली, यानी भगवान ने पैसा दिया लेकिन उसका कुछ हमने अच्छा यूज़ नहीं किया, गलत जगह यूज़ किया, या उसको यूज़ ही नहीं करा, कंजूसी में हमने सारे टाइम निकाल दिए। तो इस तरह के सारे जो एक्शंस होते हैं, कर्माज होते हैं, ये कर्माज की वजह से हमारा फाइनेंशियल कर्मा हम क्रिएट करते हैं, नेगेटिव फाइनेंशियल कर्मा, ठीक है। तो ये हमें नेगेटिव फाइनेंशियल कर्मा हील करना होता है। ये हील कैसे होगा, तब जब हम मनी को वाइजली यूज़ करेंगे। तो देर इज़ ओनली 2 ways। द फर्स्ट वे इज़ स्पेंड मनी वाइजली। तो वाइजली कैसे, स्पेशली फाइनेंशियल कर्मा कैसे हील होगा, वो पास्ट लाइफ्स का। पहला डोनेशन, यानी राइट कैंडिडेट को डोनेट करना। सेकंड सेल्फ हीलिंग, अपनी सेल्फ हीलिंग में मनी को स्पेंड करना, ठीक है। तो जब आप स्पिरिचुअल हीलर को अपनी फ़ीस सबमिट करते हैं तो उससे आप अपना फाइनेंशियल कर्मा हील करते हैं। जब आप डोनेट करते हैं तो आप वहाँ अपना फाइनेंशियल कर्मा हील करते हैं। तो कई बार लोग क्या आते हैं, स्पिरिचुअल हीलर को ये आके कहते हैं आप हमें डोनेट कर दो, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब फ़नी बात होती है कि वहाँ तो देकर आपका, वहाँ आप उनको दे रहे हो, वहाँ आपका कर्मा हील हो रहा है। अब आप उनसे भी डोनेशन मांगोगे, फ्री सर्विस उनकी लोगे डोनेशन मांग करके, तो आप तो अपना और कर्मा और क्रिएट कर लोगे, ठीक है। तो स्पिरिचुअल हीलर भी डोनेट करते हैं
उनका अपना एरिया रहता है, वो वहाँ जाके डोनेशन करके आते हैं। बट जो किसी की सर्विस है, कोई दे रहा है, हमें वो सर्विस एज ए डोनेशन उनसे नहीं मांगनी चाहिए। जैसे कि आप अगर टीचर हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएँ और वहाँ पे प्रिंसिपल बोले आपको कि शिक्षा तो दान होती है, तो आप पूरा मंथ आप आकर फ्री में पढ़ाइए और दान दीजिए बच्चों को, हम आपको कोई सैलरी नहीं देंगे। या आप किसी कंपनी में जाते हैं, कंपनी में जाकर वो कहते हैं अच्छा आपकी तो बहुत अच्छी स्किल है, तो आप आइए अपनी स्किल को दान कीजिए, हमारा ये काम करते हैं, इन रिटर्न वी विल नॉट गिव यू एनी मनी। तो क्या ये चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो ठीक इसी तरह से जो स्पिरिचुअल हीलर होते हैं, उनका जो वर्क होता है, ये उनका काम, ये सोशल वर्क नहीं है, ये उनका करियर है, ये उनका वर्क है। इसके थ्रू ही वो अर्न करते हैं, इसके थ्रू ही वो भी नॉर्मल लोगों की तरह जैसे बाकी के लोग रहते हैं ऐसे वो लोग रहते हैं। तो हमको ये चीज़ हमें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको हमें बिल्कुल बिना किसी माइंड में कोई नेगेटिविटी के हमें इसे पॉजिटिवली इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। तो क्या होता है कि जब हम डोनेट करते हैं या अपनी सेल्फ हीलिंग में मनी स्पेंड करते हैं, तो ये लोग एक्चुअली में सिर्फ एक मीडियम की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। और एज ए मीडियम हम इस मनी को यूनिवर्स में डिपॉजिट करते हैं अपने फाइनेंशियल कर्मा को हील करने के लिए। और ऐसा करते ही तुरंत क्या होता है, यूनिवर्स की तरफ जैसे ही हमारा फाइनेंशियल कर्मा हील होता है, कुछ ही टाइम में वो पर्सन नोटिस करता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के थ्रू, आइदर थ्रू क्लाइंट और अ कंपनी और रिलेटिव्स और एनी अनएक्सपेक्टेड रिसोर्सेज, उन्हें कहीं ना कहीं से मनी रिसीव होता है। और मेरे पास तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जब मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट, कई तो हाउसवाइफ्स थी जिन्होंने अपने आप को हील करा, अपने इमोशंस को हील किया, और वो हील करने के बाद उन सभी लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उनका मनी फ्लो इम्प्रूव हो गया, किसी को किसी के रिलेटिव ने दे दिया, कहीं से कुछ हो गया, कहीं से कुछ हो गया, मनी उनको रिसीव होता जा रहा है। यानी यहाँ उन्होंने फ़ीस डिपॉजिट करी, फ़ीस डिपॉजिट करते उन्होंने अपने इमोशन पे काम करना शुरू किया, जैसे जैसे क्लीनिंग होती गई वैसे वैसे कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई और उनको मनी रिसीव होता गया, ठीक है। तो ये हमें लगता है कि हम इस पर्सन को सबमिट कर रहे हैं, लेकिन वी ऑल आर मीडियम फॉर ईच अदर। हम जब भी किसी को पैसे देते हैं, हम एक्चुअल में यूनिवर्स को सबमिट करते हैं। हम जब भी किसी से पैसे लेते हैं तो हम यूनिवर्स से लेते हैं, ठीक है। तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स से है, ना कि किसी पर्सन से। ऑल आर मीडियम फॉर ईच अदर। तो ये जो साइंस समझते हैं जो लोग, उनको डाउट नहीं होता फीस स्ट्रक्चर को लेकर या कुछ भी लेकर के। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इस साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस साइंस को नहीं समझेंगे तब तक आपके लिए फाइनेंशियल डिसीजन लेना अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए इट्स विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो जिनके लिए डिसीजन डिफ़िकल्ट होता है वो यूजुअली दो उनके मेजर नेगेटिव जो बिलीव्स होते हैं वो यही होते हैं कि अरे इफ़ आई स्पेंड मनी ऑन हीलिंग आई माइट लूज़ मनी, आई विल फेस फाइनेंशियल स्ट्रगल इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ। क्योंकि लाइफ में तो ऑब्वियसली हर एरिया में मनी की रिक्वायरमेंट है, तो लगता है लोगों को अरे मैंने अगर यहाँ स्पेंड कर दिया तो मेरे सारे एरियाज स्ट्रगल करेंगे, बट दिस इज़ नॉट द ट्रुथ। जब आप अपनी हीलिंग पर स्पेंड करते हैं तो आपके पास इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड आपके पास अदर एरियाज़ के लिए भी सफिशेंट मनी होता है। और सिंपल लॉजिक है ना, क्या लॉजिक है कि अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है, हमारी इमोशनल हेल्थ अच्छी है, तो हम ज़्यादा अच्छे से एक्शन ले पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे और उसी से हमारा मनी फ्लो और इम्प्रूव होगा। सेकेंड जो नेगेटिव बिलीफ है दैट पीपल फील गिल्टी अबाउट टेकिंग लोन फॉर सेल्फ हीलिंग। मतलब आज के टाइम में लोग बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हमने ये कार लोन लेकर के हमने ले ली, हमने ये घर लोन लेकर ले लिया, लेकिन जब सेल्फ हीलिंग की बात आती है तो पीपल आर लाइक हम नहीं, मैं क्यों किसी से पैसे लूँ, मैं अपने रिलेटिव से क्यों लूँ, मैं अपने इससे क्यों लूँ, मैं लोन क्यों लूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू बिकम लाइक डिपेंडेंट ऑन अदर्स। मतलब बहुत सारी इस तरह की बात बोलते हैं क्योंकि वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि इमोशनल हेल्थ पर स्पेंड करने से ये सबसे बड़ी लाइफ की सिक्योरिटी है। जो सिक्योरिटी आपको कार नहीं दे सकती, जो सिक्योरिटी आपको घर नहीं दे सकता, वो सिक्योरिटी आपको सेल्फ हीलिंग देती है। वो टूल टेक्निक्स जो भी आप लर्न करते हो वो सिक्योरिटी आपको सेल्फ हीलिंग से आती है। तो हमें कभी भी इस चीज़ को, सेल्फ हीलिंग को लेकर, अगर हमें सेल्फ हील करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट मनी नहीं है तो हमें लोन लेने में, किसी से, अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स से हेल्प लेने में हमें भी कभी भी हमें अशेम्ड नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जब हमारी हेल्थ इम्प्रूव होगी तो जो कुछ भी हमने उनसे लिया है हम उसको डबल ट्रिपल रिटर्न कर सकते हैं। तो एक सिंपल सिंपल लॉजिक्स हैं, सिंपल सिंपल साइंस है, इन नेगेटिव बिलीव्स को क्लियर करने से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि यूजुअली लोगों के माइंड में होता है कि इन एक्सपर्ट्स की फ़ीस क्या होती है। तो किसी भी एक्सपर्ट की, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, तो यहाँ हम स्पिरिचुअल हीलर की बात करते हैं, तो उनकी फ़ीस, किसी भी एक्सपर्ट की फ़ीस डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ सर्विस पर। ठीक है, उसकी सर्विस की क्वालिटी किस तरह की है, कितनी उसको नॉलेज है, कितनी सब्जेक्ट की डेप्थ पे उसकी कमांड है। टाइम ड्यूरेशन, यानी कितना टाइम, बहुत टाइम लगाते हैं किसी को हील करने में या शॉर्ट टाइम पीरियड में भी कर देता है। ठीक है, रिटर्न्स, जो भी उसकी हीलिंग हो रही है उससे लाइफ में, लोगों की लाइफ में रिटर्न्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, क्या उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है, एक्सपर्टीज़, कितना एक्सपर्ट है वो अपने काम में, कितना अच्छी तरह से कर लेता है। तो ऑब्वियसली देयर आर 3 मीडियम, वन इज़ लो क्वालिटी, लो रिटर्न, लॉन्गर टाइम एंड लेस एक्सपर्टीज़। यानी किसी ने अभी नया नया ही शुरू करा है इस फील्ड में काम करना, तो ऑब्वियसली उसकी फ़ीस कम ही होगी। ठीक है, किसी को कुछ टाइम हो गया है या थोड़ा बहुत उसने कुछ गेन कर लिया है, तो उसकी लाइक मीडियम क्वालिटी, मीडियम रिटर्न्स, मीडियम टाइम, मीडियम एक्सपर्टीज़, तो ऐसे लोगों की फ़ीस मीडियम होती है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी जो है हाई क्वालिटी होती है, हाई रिटर्न्स होते हैं, यानी कि उनकी वर्कशॉप लेते ही लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे रिटर्न्स आते हैं, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता है। शॉर्ट टाइम पीरियड, टाइम ज़्यादा नहीं लगाते, विद इन मंथ्स कुछ आपको फटाफट मतलब आगे बढ़ाते हैं। हाई एक्सपर्टीज़ बहुत, तो ऑब्वियसली उनकी फ़ीस भी प्रीमियम होती है। तो ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे लाइफ के डिसीजन हम किस बेसिस पे लेते हैं। हम फ़ीस के अकॉर्डिंग, यानी कि हम कॉस्ट के अकॉर्डिंग, हमारा माइंडसेट क्या है, यानी कि हम डिसीजन सिर्फ इस बेस पे लेते हैं कि भाई फ़ीस कितनी है, या हम डिसीजन इस बेस पे लेते हैं कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, कितनी क्वालिटी, यानी क्वालिटी पर बेस्ड हम डिसीजन लेते हैं, कॉस्ट पर बेस्ड हम डिसीजन लेते हैं। इसी के ऊपर हमारी सक्सेस रेट डिपेंड करती है। तो ये आपका वाइज डिसीजन है, आपको अपने अंदर झांक के देखना है और आपको अपने ऊपर वर्क करके आपको अपने अंदर एक वो इम्प्रूवमेंट लेकर आना है कि आप फ़ीस ना देख करके बल्कि क्वालिटी को देख करके आप आगे बढ़िए। इनिशियल टाइम पे आपको लगेगा यार फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जैसे ही आप फास्ट हील होते चले जाएंगे, आप नेक्स्ट लेवल पर दूसरों से बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे। सो हाउ टू रिकॉग्नाइज अ हाई क्वालिटी एक्सपर्ट सो दैट वी कैन इन्वेस्ट अवर मनी सेफली। क्योंकि आज के टाइम में हर एरिया में फ्रॉड है। ठीक है, मैं खुद अपनी हीलिंग इसमें जब मैं लर्न कर रही थी, तो मैं जहाँ मुझे मौका मिला बहुत ही बेस्ट लोगों से मिलने का, वर्ल्ड के बेस्ट लोगों से सीखने का, ऐसे मेंटोर्स मुझे मिले। वहीं मुझे ऐसे भी बहुत लोग मिले जहाँ पे मेरा बहुत सारा पैसा वेस्ट गया। ठीक है, और वो लिटरली इनफैक्ट आई विल से फ्रॉड ही थे। ठीक है, तो हाउ टू रिकॉग्नाइज, कैसे हम रिकॉग्नाइज करें। सो नंबर 1, लुक फॉर कंसिस्टेंट क्लाइंट सक्सेस स्टोरीज फीडबैक्स। ठीक है, द हाई क्वालिटी फीडबैक्स। कई लोग क्या करते हैं, दूसरों को पैसे दे करके फीडबैक जनरेट करा लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप वो फीडबैक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसमें ना कहीं कुछ कनेक्टिविटी नहीं होगी, मतलब आपको लगेगा ही कि ये ना ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन अगर एक हाई क्वालिटी फीडबैक होगा तो अगर आप उसे पढ़ेंगे ना, तो हर वर्ड के अंदर आपको एक इमोशन, मतलब आप वो फीडबैक पढ़ते पढ़ते इमोशनल हो जाएंगे, आपको वो इमोशन फील होगा। ठीक है, तो लुक फॉर कंसिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंट मतलब अगर लगातार वो फीडबैक्स कुछ टाइम में आते जा रहे हैं, इसका मतलब वो पर्सन वर्क कर रहा है, और जो इंसान काम करता है ना, उसी की क्वालिटी बढ़ती है। ठीक है, उसी की एक्सपर्टीज़ बढ़ती है। तो लुक फॉर कंसिस्टेंट क्लाइंट सक्सेस स्टोरीज। नाउ सेकेंड नंबर, ऑब्जर्व देयर प्रेजेंस एंड हाउ देयर वॉइस प्रमोट हीलिंग। तो एक जो हाई क्वालिटी, एक जो स्पिरिचुअल हीलर होता है, ठीक है, सबसे पहले उसकी जो प्रेजेंस होती है, ठीक है, या उसकी जो वॉइस होती है, वो इटसेल्फ इज़ अ हीलिंग। ठीक है, मतलब बिना कुछ टूल टेक्निक अप्लाई करे बगैर अगर आप किसी की प्रेजेंस में या किसी की वॉइस के थ्रू अपने अंदर हीलिंग फील करते हैं, तो ये एक सबसे बड़ी पहचान होती है। ठीक है, एक हाई क्वालिटी स्पिरिचुअल हीलर की। एक अगर कोई सच में एक स्पिरिचुअल हीलर है तो उसकी प्रेजेंस और उसकी वॉइस, दोनों ही चीज़ आपके अंदर एक हीलिंग क्रिएट करेगी। ये सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब पैरामीटर पहचानने का। एंड थर्ड इज़ प्लीज़ ट्रस्ट योर गट फीलिंग, इंट्यूशन।
अबाउट देयर ऑथेंटिसिटी एंड एक्सपर्टीज़। बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं लॉजिकली नहीं पता कर सकते, लेकिन प्लीज़ आपकी जो इंटरनल गट फीलिंग आती है, आपके अंदर जो इंटरनल इंट्यूशन है ना, अगर अंदर से वो आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ फॉलो योर इनर इंट्यूशन, फॉलो योर वॉइस। So at the last of this video, as a conclusion, what I really wanted to tell all of you, if you're going through any emotional trauma that impacts your quality of life, it's essential to start the healing process promptly. ठीक है, don't postpone, क्योंकि if you'll postpone, you are just blocking your success and nothing else. अदर एरियाज़ को प्रायोरिटी देने से आप सिंपल, आपको लग रहा है कि शायद इससे मैं आगे बढ़ जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सिंपली अपनी लाइफ की सक्सेस को पोस्टपोन कर रहे हैं। एंड डूइंग सो, इफ़ यू विल टेक दिस प्रॉम्प्टली, ठीक है, फर्स्ट एरिया इसको आप ले रहे हो, यू विल ओपन द पाथ टू अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ पीस, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। कंसिडरिंग पेड सर्विस फ्रॉम एन एक्सपर्ट कैन सेव टाइम एंड एलिवेट सफरिंग। ठीक है, तो आपको पेड सर्विस लेनी चाहिए और उसको लेने से आपका पाथ, आपकी सक्सेस, आपकी पीस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यू शुड थिंक अबाउट, उस तरह से आपको सोचना चाहिए। एंड नाउ द अनाउंसमेंट पार्ट। तो अनाउंसमेंट ये है दैट आई हैव क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम। इट्स अ सोल सर्जरी सिस्टम। सोल सर्जरी सिस्टम, वाई सोल सर्जरी, व्हाट डज मीन कि सोल बेसिकली जो हमारी सोल है, जिसकी डिफरेंट माइंड लेयर्स में अलग अलग जगह से ट्रॉमा आ रहा है, तो इस सिस्टम में उन सभी लेयर्स को ओपन करके, चाहे वो पास्ट लाइफ्स हो, चाइल्डहुड हो, एंसेस्टर्स हो, वूम हो, ठीक है, उन सबको ओपन करके वहाँ से ट्रॉमा को रिलीज़ जो है इस सिस्टम में मैं करती हूँ। और इस सिस्टम में बिल्कुल हैंड होल्डिंग सिस्टम है, आपका हाथ पकड़ के बस इधर से उधर लेकर जाना है। यानी ये एरिया जहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हैं और दूसरा एरिया जो आपका ड्रीम वर्ल्ड है। तो एग्जैक्टली ये सोल सर्जरी सिस्टम और डेप्थ में क्या है और किस तरह से ये आपको हेल्प कर सकता है, इसके लिए एक फ्री स्ट्रैटेजी कॉल है, वो आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं। तो वो कॉल बुक करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आपको वो लिंक को ओपन करना है। ठीक है, उसमें एक फॉर्म है, उसे फिलअप करना है। आई विल रीड दैट फॉर्म एंड आई विल अंडरस्टैंड योर माइंडसेट एंड योर एनर्जी। अगर आपका माइंडसेट और आपकी एनर्जी मुझसे रेजोनेट करती है तो फिर हम उस कॉल को कंडक्ट करेंगे, जो कि 1 आवर की एक फ्री कंसल्टेशन कॉल है। उस कॉल में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को डेप्थ में आई विल अंडरस्टैंड एंड आई विल गिव यू सोल्यूशन। ओके, द सोल्यूशन जो आपकी ट्रॉमा को हील करेगा, जो आपको उस जगह पे लेके जाएगा जहाँ पर हैप्पीनेस है, पीस है, और उस हैप्पीनेस और पीस को आप यूज़ करके यू कैन इंक्रीज योर फाइनेंशियल सक्सेस। ठीक है, इफ़ मनी इज़ द कंसर्न, राइट? So thank you so much for watching this video. If you enjoy this video, don't forget to hit the like button and subscribe for more content like this. Take care everyone. Bye bye.